बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पैराडाइज कॉलेज शकरगढ़ की तरफ से ऑनलाइन स्टडी में वेलकम किया जाता है। आज हमारी फर्स्ट ईयर की क्लास नंबर 5 है और हम इसमें आज सीखेंगे वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को फाइंड करना। इससे पहले हम डेफिनेशन के सेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। होपफुली आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो आज हमारे लेक्चर में दो पार्ट्स होंगे। एक वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में किस तरह डिवाइड किया जाता है, यानी उन कंपोनेंट्स की वैल्यूज फाइंड करें, और सेकेंडली हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यूज करते हुए वेक्टर को फाइंड करेंगे। और लास्ट में मैं ओरिएंटेशन से रिलेटेड आपको 1 से 2 असाइनमेंट भी दूंगा। तो अपने आर्टिकल की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा, एक स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है कि हाउ ए वेक्टर इज रिजॉल्व्ड इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। सो इसमें पहली डेफिनेशन हमारी शुरू होती है कि इस प्रोसेस को बच्चे हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो क्या है डेफिनेशन कि एक वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करना, यह कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और इसके साथ ही ये एक एमसीक्यू भी लिखा हुआ है कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बेसिकली एडिशन ऑफ वेक्टर का उलट प्रोसेस है, रिवर्स है। और आपने याद रखना है कि एडिशन में हम डिफरेंट वेक्टर्स को ऐड करके सिंगल रिजल्टेंट फाइंड करते थे, और यहाँ क्या करेंगे, एक सिंगल वेक्टर को जो किसी प्लेन या स्पेस में हो सकता है उसको उसकी इफेक्टिव वैल्यूज में डिवाइड करेंगे। तो यकीनन ये एडिशन का रिवर्स हुआ। अक्सर बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं एमसीक्यू में, वो एडिशन ऑफ वेक्टर के रिवर्स प्रोसेस को टिक कर देते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे। तो ऐसे नहीं करना आपने। होपफुली आप समझ गए होंगे। तो अब हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चल रहे हैं और साथ ही एक डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं और उसमें हम इस सारी बात को देखेंगे। जी बेटा, हम सबसे सिंपल केस की बात करते हैं। एक एक्स वाई प्लेन आपके सामने है और ये प्लेन किस तरह ली जाती है, आप जानते हैं कि 2 लाइंस राइट एंगल पे ली जाती हैं और ऑब्जर्वर की राइट साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है। जैसे मैं बोर्ड के ऊपर खड़ा हूँ तो मैं ऑब्जर्वर हूँ और मेरी राइट साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ये बात हम कर भी चुके हैं। बेटा, इसमें एक वेक्टर ए आपको दिखाया जा रहा है। एक वेक्टर ए जो पॉइंट O से P तक है और इस वेक्टर की लेंथ कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, वो थीटा एंगल बताया जा रहा है। और आगे जब हम चलेंगे तो ये बात आपको बताई जाएगी कि एक वेक्टर का एंगल जब भी लेना है, सिंगल वेक्टर का एंगल, तो आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज लेना है। ठीक है। और अब हम इसके टेक्सचर को भी लिख रहे हैं तो आपने गौर करना है। जी बेटा, आपके सामने ये टेक्सचर लिखा है कि लेट्स कंसीडर A इज इक्वल टू O टू P बी ए वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, जैसे आपके सामने फिगर में दिखाया गया है। और इस वेक्टर की लेंथ, आप जानते हैं वेक्टर में दो चीजें होती हैं। वेक्टर की लेंथ बताती है मैग्नीट्यूड, और लेंथ यहाँ पे O से P तक है और वो कितना एंगल बना रही है, थीटा, एक्स एक्सिस पॉजिटिव के साथ एंटी क्लॉकवाइज। तो यकीनन दोनों चीजें आपको गिवन है। लेंथ दी है मीन्स के मैग्नीट्यूड गिवन है, और एंगल दिया है मीन्स के डायरेक्शन गिवन है। और आपने अब इस लेंथ और डायरेक्शन को यूज करते हुए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इसके फाइंड करने हैं। किस तरह से फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। बेटा, आपके पास वेक्टर की जो टिप है, अगर हम इस टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें बिल्कुल सीधा, और ये आके मीट करेगा एक्स एक्सिस पे, यानी इसका एक एक्स इंटरसेप्ट बनेगा। इस पॉइंट को S का नाम दे दें तो आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में कि O से S तक इस वेक्टर का इफेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस है, यानी इफेक्टिव वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस है, यानी
इस वेक्टर का x कंपोनेंट है, और इसी तरह s से p तक हमारे वेक्टर का y कंपोनेंट है। और अगर हम इनको एरोज देना चाहें तो हम एरोज भी दे सकते हैं, आपने देखना है। आपको दिखाई दे रहा है कि इस डायग्राम में ax और ay ये ऐसे लग रहा है कि दोनों हेड टू टेल रूल से ऐड होकर हमें रिजल्टेंट वेक्टर a दे रहे हैं। मीन्स के इस a वेक्टर के ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हुए, और इनको रेक्टेंगुलर क्यों कहते हैं आप जानते हैं, इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमने किया क्या, सिंपल वर्क है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो हमने बेटा बाय ड्राइंग ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P ऑन x एक्सिस जो मीट किया S पॉइंट पे, और हमें राइट एंगल ट्राइंगल OPS मिली, ये आपके सामने है। अब बेटा इस ट्राइंगल में अगर गौर करें तो हमारे पास ट्राइंगल में ये हाइपोटेनियस की लेंथ मौजूद है। ठीक है, और हमने बेस और परपेंडिकुलर को फाइंड करना है इस एंगल थीटा को भी यूज़ करते हुए। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यकीनन पता होगा। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में इसको यूज़ करते हुए हम ये ax और ay की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो किस तरह फाइंड करते हैं, इधर देखें, आपके पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ दो हैं, साइन और कोसाइन। तो देखते हैं, इनको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, रिमाइंड करें जरा, परपेंडिकुलर और, ठीक है, तो बेटा परपेंडिकुलर आपको नजर आ रहा है S से P तक का डिस्टेंस है, और हाइपोटेनियस O से P तक का डिस्टेंस है। अब बताएं, S से P तक ये बेसिकली इस वेक्टर का y कंपोनेंट है, तो आप इसको लिख सकते हैं S से P तक ay, और O से P तक लेंथ, और आप जानते हैं कि लेंथ मैग्नीट्यूड बताती है, तो इसको हम मैग्नीट्यूड a लिख देते हैं। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ay की वैल्यू जरा जल्दी से बताएं क्या आएगी। दिस इम्प्लाइज दैट, चले मैं लिख रहा हूं, ay इज इक्वल a साइन थीटा। इसको ब्लॉक दे रहा हूं, तो बेटा वर्टिकल कंपोनेंट आपने फाइंड कर लिया। इसमें देखें a क्या है, लेंथ जो गिवन है, एंगल आपको गिवन है, तो जब लेंथ और एंगल गिवन होगा तो आप ay कंपोनेंट इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। अब हम सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करने लगे हैं, जिसको कॉस थीटा कहते हैं। जी रिमाइंड करें, कॉस थीटा क्या है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। अभी आपको बताया था बेस बेटा वो लेंथ होती है जिस पे एंगल बनता है, तो बेस आपको दिखाई दे रही है O से S तक, और हाइपोटेनियस उसी तरह O से P तक। अब आप बच्चे बताएंगे जरा कि O से S तक वेक्टर का x कंपोनेंट है, दैट इज ax, और O से P तक यकीनन a है। और अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखता हूं, आपने बताना है ax बेटा आपके पास a cos थीटा आ गया, इसको ब्लॉक दे रहा हूं। अब इस लेंथ और एंगल को यूज करेंगे तो आपके पास ax की वैल्यू भी आ जाएगी। मींस हमने वेक्टर को यूज करते हुए उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को फाइंड कर लिया। यहाँ मैं इसको थोड़ा सा, अब आपका बुक का आर्टिकल तो कंप्लीट हुआ, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करूं, एक नए MCQ की तरफ चलते हैं। सो वी कैन से, बच्चों आपको इतना तो पता है एक वेक्टर में ग्राफिकली दो चीजें होती हैं। चलिए मैं इसको इस तरह लिखता हूं, आपने अंडरस्टैंड करना है। एक वेक्टर बेसिकली किसके इक्वल है, चलो इस डायग्राम पे पहले देखें। हमारा ए वेक्टर ax और ay से मिलके बना है हेड टू टेल रूल में, यानी ax और ay उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं जो मिलके a को बना रहे हैं। तो ax साथ बताएं यूनिट वेक्टर क्या आएगा, i कैप,
प्लस ए वाई और साथ यूनिट वेक्टर आएगा जे कैप। ठीक है, ए एक्स की वैल्यू आपके पास है, अभी आपने फाइंड की, ए एक्स की वैल्यू लिखी है, बोलें ए कॉस थीटा आई, और ए वाई की वैल्यू ए साइन थीटा जे इज इक्वल टू वेक्टर ए। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने कंपोनेंट्स में वेक्टर को डिवाइड करके लिखा, उन कंपोनेंट्स की वैल्यूज को पुट किया। अब हम एमसीक्यू एक आ रहा है, उसको भी आपने देखना है। बेटा इस वेक्टर ए को मैं लिख सकता हूं इस तरह के, ये दो चीजों का प्रोडक्ट है, एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट वेक्टर। तो आप समझ जाएंगे कि यकीनन एक वेक्टर में दो ही चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इज इक्वल टू, यहां से ए को कॉमन ले लें तो क्या आएगा अंदर, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। तो बेटा ए को अगर हम क्रॉस करें तो यूनिट वेक्टर की एक एक्स वाई प्लेन में मैथमेटिकल फॉर्म है जिसको आपने याद रखना है, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, एंड दिस इज यूनिट वेक्टर फॉर एक्स वाई प्लेन। आर्टिकल तो खत्म हुआ। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर हमारा वेक्टर स्पेस में होता तो फिर इसके कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते, सोचें। चलिए मैं बताता हूँ, इसके होते 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, क्योंकि स्पेस 3 डायमेंशनल है। लेकिन हमने अभी सिर्फ प्लेन के केस को डिस्कस किया है, और ये यूनिट वेक्टर भी प्लेन के केस के लिए। आपकी बुक तक ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को फाइंड कर लेना तो आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है। मजीद आपने उस कंपोनेंट्स को पुट किया है और फिर आपने यूनिट वेक्टर को फाइंड किया है। ठीक है, अब आपको एक छोटा सा एक्स्ट्रा वर्क है, ये आपका राइटिंग वर्क नहीं है, आपने आंसर करना है। कैलकुलेटर आप सब बच्चों के पास होगा। मैं आपके सामने बेटा लिखता हूं कि एक वेक्टर ए, इस वेक्टर ए की लेंथ यानी मैग्नीट्यूड आपको दी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी है लेंथ, 10 सेंटीमीटर, और ये इस वक्त एंगल बना रही है 60 डिग्री। आप समझ गए होंगे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों यानी वेक्टर कंप्लीट गिवन है। ठीक है बच्चों, आपको क्या फाइंड करना है, आपने इसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है कि वो कितना आएगा, और ए वाई को फाइंड करना है। आपकी सहूलत के लिए ये डायग्राम मैं जस्ट डायग्राम बना देता हूँ, और आपने वैल्यूज़ फाइंड करके फिर आपने ये आंसर चेक करना है कि हमारा क्या आता है। देखें बेटा, आपके सामने मैं एक्स वाई प्लेन को बनाता हूँ। ये डायग्राम थोड़ी छोटी हो जाएगी लेकिन आपके लिए समझना मुश्किल अब नहीं है। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ओरिजिन। ठीक है, कितनी लेंथ है, 10 सेंटीमीटर, 60 डिग्री एंगल के साथ। मैं तो इस वक्त अंदाजे से कर रहा हूँ, 10 सेंटीमीटर लेंथ है, और इस वक्त ये लाइन कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है, आपको बच्चों इसका एक्स कंपोनेंट कितना आएगा, फार्मूला आपके सामने है भाई, पुट करें और रिजल्ट निकालें, और ए वाई ये कितना आएगा। तो होपफुली आप इसको कर लेंगे। हालांकि इसको भी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, आप इसके बगैर भी जान सकते थे, लेकिन हमने डायग्राम में भी दिखा दिया। अब आप ए एक्स और ए वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो ये इसका पहला हिस्सा कंप्लीट हुआ। जी प्यारे बच्चों, अब हम सेकंड पार्ट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स की मदद से फाइंड करना। तो स्टेटमेंट आपके सामने बोर्ड पे लिखी है, हाउ ए वेक्टर इज डिटरमाइंड फ्रॉम इट्स गिवन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब उसमें और इस पार्ट में फ़र्क क्या है, तो आप समझ गए होंगे कि एक वेक्टर वहाँ गिवन था, यानी लेंथ और एंगल दोनों गिवन थे और आपने उसके कंपोनेंट्स को फाइंड किया। यहाँ क्या है कि आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन हैं और आपने उन कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए दोनों चीज़ें फाइंड करनी है, लेंथ भी और एंगल भी। ठीक है, और इसके साथ भी एक छोटी सी आपको असाइनमेंट दी जाएगी। तो अब इसकी थ्योरी क्या है वो मैं पहले बोर्ड पे एक दो लाइनों में लिखता हूँ।
तो बच्चों हमारे पास एक वेक्टर है जिसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट गिवन है, ठीक है, और ax a cos थीटा, ay a sin थीटा आर द गिवन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर a, और ये वेक्टर हमें अननोन है। अच्छा आप सोचें, अगर वेक्टर अननोन है तो इसकी दोनों चीज़ें हमें फाइंड करनी है। एक क्या फाइंड करनी है, इसकी लेंथ o से p तक हमें नहीं पता वो कितनी है, लेकिन कोई तो लेंथ होगी डायग्राम के मुताबिक, और इसका एंगल जो कि डायरेक्शन को बताता है ये भी नहीं पता, लेकिन हमारे पास इन दो कंपोनेंट्स की वैल्यू मौजूद है। यानी इस ट्राइंगल में बेस और परपेंडिकुलर का हमें पता है। और ये डायग्राम नई नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसी डायग्राम पे बात की थी, बस उस पर क्या फ़र्क था, उसमें लेंथ और एंगल गिवन था, यहाँ कंपोनेंट्स गिवन है और आपने लेंथ और एंगल को फाइंड करना होगा। होपफुली आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो अब बच्चों हमने इस ट्राइंगल को यूज़ करते हुए वेक्टर की लेंथ और एंगल को फाइंड करना है। दोबारा सुन लें, एक वेक्टर जिसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का हमें पता है वो कितनी लेंथ है, ax और ay, और हमने इस वेक्टर a को फाइंड करना है जो अभी हमारे लिए अननोन है, ठीक है। फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल OPS, बच्चों आपको एक फार्मूला याद है जिसको पाइथागोरियन, पाइथागोरस किसी भी तरह प्रोनाउंस करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या आपने पढ़ा था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो आपको नज़र आ रहा है कि बेस और परपेंडिकुलर तो गिवन है, तो हम इस पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए हाइपोटेनियस को फाइंड कर लेंगे। मैं वंस अगेन बता दूं आपको कि एंगल जिस पे बनता है वो बेस होती है, एंगल बनाने वाला हाइपोटेनियस होता है और एंगल के सामने लेंथ परपेंडिकुलर होती है। तो अब आप बताएंगे उस ट्राइंगल को देखते हुए कि हाइपोटेनियस बेटा O से P तक लेंथ है इसका स्क्वायर और बेस O से S तक है और परपेंडिकुलर S से P तक है। ये नाम आप अगर चेंज भी करते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप पुट करेंगे। O से P तक बताएं मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू O से S। O से S क्या है, आपके वेक्टर का x कंपोनेंट, और S से P हमारे वेक्टर का y कंपोनेंट। और अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो मैग्नीट्यूड की मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी आपके पास स्क्वायर रूट ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। इसको मैं ब्लॉक में लिख रहा हूँ। आप इस मैथमेटिकल फॉर्म को ज़रा देखकर बताएं कि ax और ay हमने शुरू में बता दिया कि ये गिवन है, अगर हम इनको यहाँ पे पुट करेंगे तो मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। और अब आपको जब भी एक्स वाई प्लेन के अंदर मैग्नीट्यूड फाइंड करनी होगी तो आपने कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात करता हूँ, क्या मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव हो सकती है? सोचें, वेक्टर तो नेगेटिव होता है जब टेल और टिप आपस में रिप्लेस कर जाए, लेकिन क्या मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकती है? एक तो आपको वैसे ही अंडरस्टैंडिंग है कि मैग्नीट्यूड एक कीमत को कहते हैं और वो नेगेटिव नहीं होती वेक्टर की, लेकिन आप ये फार्मूले को भी अगर गौर से देखें तो आपको पता लगेगा कि मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों? अगर हमारा वेक्टर का कंपोनेंट नेगेटिव हो भी जाए, मसलन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हम जाते हैं तो आपको पता है x नेगेटिव हो जाएगा, y पॉजिटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, फोर्थ में x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि इसकी अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको वैसे ही अंडरस्टैंड करना है। बेटा कंपोनेंट अगर नेगेटिव हो भी जाए तो ऊपर स्क्वायर है और स्क्वायर का साइन आपकी वैल्यू को पॉजिटिव ही कर देगा, तो मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इस बात के साथ अब हम
एक पार्ट तो फाइंड, एक चीज़ तो फाइंड कर चुके हैं जिसको नाम है मैग्नीट्यूड। तो मैं साथ में लिखता हूं कि विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब हम एंगल को फाइंड करेंगे। और बच्चों इस ट्राइंगल में ज़रा देखें हमें क्या क्या गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस। ज़रा सोचें वो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस यूज़ होता है। तो आप यकीनन क्लिक कर जाएंगे कि टेंजेंट थीटा, क्योंकि टेन थीटा जिससे हम स्लोप फाइंड करते हैं वही आपको परपेंडिकुलर और बेस की फाइंडिंग में हेल्प दे रहा है। तो अब हम डायरेक्शन किस तरह से फाइंड करेंगे। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ओपीएस, वंस अगेन बताएं जल्दी से, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बताइए परपेंडिकुलर क्या है, एस से पी तक, और बेस क्या है, ओ से एस तक। एस से पी तक हमारा y कंपोनेंट है ए वाई, और O से S तक x कंपोनेंट है। अब हम दोनों तरफ tan इनवर्स लेते हैं, तो ये यहाँ पे अगर आप लिख दें कि टेकिंग tan इनवर्स ऑन बोथ साइड्स तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप नहीं लिखते सिर्फ ये साइन डाल दें। तो याद रखना ये कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर है वो अपने इनवर्स ऑपरेटर से कैंसिल होता है, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं करना कि ये tan है तो दूसरी तरफ चला गया तो इनवर्स हो गया, ऐसे नहीं है, ठीक है। चलिए मैं इसे करके बता देता हूँ कि एक ऑपरेटर, इनवर्स ऑपरेटर आपने दोनों तरफ लिया, तो हमारे पास थीटा की जो वैल्यू है जो कि डायरेक्शन है वो आ जाएगी tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। तो बेटा ए वाई और ए एक्स तो हमारे लिए नाउन है, उधर देखें ए वाई और ए एक्स ये तो हमारे लिए नाउन है। तो हम इनको पुट करेंगे तो एंगल हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया नाउन पे कन्वर्ट, ठीक है बच्चों। अब ये आपकी डायरेक्शन है विच इज डायरेक्शन। अब मैं आपके साथ दो छोटी छोटी एग्जांपल्स शेयर करूंगा। एक आपके सामने सबसे सिंपल एग्जांपल होगी और एक एनी क्वाड्रेंट के लिए भी आपने याद रखनी है। तो यहाँ तक आपका मुकम्मल हो गया बच्चों, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें फाइंड कर ली, आपका वेक्टर फाइंड हो गया। अब ज़रा आपने मुझे बताना है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक्स्ट्रा वर्क है, इसको अपने आर्टिकल में शामिल नहीं करना, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ दिस इज योर असाइनमेंट या एक्स्ट्रा वर्क। आपको एक वेक्टर का x कंपोनेंट गिवन है ए एक्स, इसकी वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, और ए वाई है 10 सेंटीमीटर। तो आपने क्या फाइंड करना है, पहले तो देखें ए एक्स और ए वाई गिवन है, तो बेटा आपने वेक्टर ए को फाइंड करना है, यानी ए को फाइंड करना है तो दोनों चीज़ें फाइंड करें, मैग्नीट्यूड को फाइंड करें और इसका एंगल फाइंड करें, और एंगल को ओरिएंटेशन भी कहते हैं। ये एक वर्ड मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि बुक में ये यूज़ होगा। ये ए आपने फाइंड करनी है इसकी मैग्नीट्यूड और ओरिएंटेशन कर लेंगे फाइंड, वो फार्मूले हैं आपके सामने। अगर आपकी सहूलत के लिए मैं डायग्राम बना दूं तो डायग्राम में दिखा देते हैं कि क्या गिवन है और क्या आपने करना है। बेटा एक वेक्टर के एक्स कंपोनेंट की वैल्यू आपके पास है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और वाई कंपोनेंट कितना है 10 सेंटीमीटर। आपने इस लेंथ को फाइंड करना है और इस एंगल को यानी ओरिएंटेशन को फाइंड करना है। लेंथ को फाइंड करने का फार्मूला आपके पास है, एंगल का फार्मूला आपके पास है,
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको फाइंड कर लेंगे। और बच्चों, इस एग्जाम्पल को तो आप हल कर लेंगे उम्मीद है, लेकिन अब ओरिएंटेशन से रिलेटेड मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, वो आपने अपने माइंड में रख लेना है। क्योंकि इसको हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे, हमारे नेक्स्ट आर्टिकल में ज़्यादा डिटेल से आ जाएगा, लेकिन आपकी याद दहानी के लिए बताता चलूँ कि वेक्टर का जब भी ओरिएंटेशन आपने फाइंड करना है या ओरिएंटेशन फाइंड करनी है, तो आपने उसकी लेंथ के एंगल को फाइंड करना है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज बने। दोबारा सुन लें, आपने किसी वेक्टर की ओरिएंटेशन फाइंड करनी है तो बेसिकली उसकी लेंथ का एंगल बताना है जो एक्स एक्सिस पॉजिटिव के साथ एंटी क्लॉकवाइज बने। अच्छा, पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब उसके बाद बताता हूँ। तो बच्चों, किसी वेक्टर की ओरिएंटेशन किस तरह फाइंड की जाती है? बाय मीन्स ऑफ एंगल, एक एंगल की मदद से, एक एंगल के जरिए से। और वो कौन सा एंगल होता है जो वेक्टर की लेंथ बना रही है? जैसे यहाँ पे तो आसान केस है, पहले क्वाड्रेंट का वेक्टर की लेंथ थीटा एंगल बना रही है। किसके साथ बना रही है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। और किस तरफ? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन बेटा हर दफ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होगा, तो आपको ये बात याद रखने के लिए हम आपको इसको एक बोर्ड पर छोटा सा स्केच भी दिखा देते हैं, यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। अच्छा बच्चों, इस पॉइंट को मैं एक डायग्राम से आपको बताऊंगा और आपने इसका आंसर करना होगा। देखें, जब भी ओरिएंटेशन की बात करनी है तो एंगल आपने एंटी क्लॉकवाइज लेना है। ये एक कन्वेंशन है, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है। इसकी बात हम अगले आर्टिकल में डिटेल से करेंगे कि क्यों एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, क्लॉकवाइज लेने में प्रॉब्लम क्या है। हाँ, इसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन फिल वक्त आप इस एग्जाम्पल को ज़रा देखें। तो बेटा आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा वेक्टर ए सेकेंड क्वाड्रेंट में है और उसके दोनों कंपोनेंट्स 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड। तो बेसिकली हमारा वेक्टर ए लिखा जाएगा -3i + 3j। आप समझ गए होंगे कि -x के साथ है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अब आपको अगर ओरिएंटेशन का मैं बता दूं कि रिजल्ट 45 डिग्री आएगा tan के फार्मूले से। आपको पता है tan इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x। तो जब 3 से 3 कैंसिल होगा तो tan इनवर्स 1 45 डिग्री है। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या इस वक्त वेक्टर a की ओरिएंटेशन 45 डिग्री है? फाइंड तो आपने कर ली। नहीं, क्यों? क्योंकि ये एंगल नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमने जब भी एंगल लेना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है और एंटी क्लॉकवाइज लेना है। तो बच्चों हमारा एंगल फिर ये होगा एक्स एक्सिस पॉजिटिव से एंटी क्लॉकवाइज। ये किस तरह फाइंड करेंगे? ये टोटल एंगल 180 था, 180 में से 45 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 180 - 45 डिग्री, तो ये 135 डिग्री। ये ओरिएंटेशन है, ठीक है। अब उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।